नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सवय सिंह आपका अध्यापक विषय भारतीय इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं कक्षा 8 पाठ संख्या 2 व्यापार से लगाकर साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के मद्देनज़र। और यह जो पार्ट है एक्चुअल में भारतीय इतिहास के आधुनिक हिस्टोरिकल फैक्ट से लिया गया है, आधुनिक भारतीय इतिहास से इसे लिया गया है। क्योंकि भारत में जितने भी ब्रिटिश रूल्स बने हैं, नियम बने हैं व्यापार को लेकर या भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर, उसके बारे में हम इस पार्ट में लेखा जोखा करने वाले हैं। साथ ही इस पार्ट के मद्देनज़र हम मुगलों का पतन कैसे हुआ, उसके बाद में भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, उसके बाद में हम बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पराभव भारत में हो जाएगा, उसके बाद में जो प्रमुख रूप से रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी पढ़ेंगे। और व्यापार करने के उद्देश्य से जो कंपनी भारत में आई, व्यापार से युद्धों तक, यानी युद्ध रूप से मुख्य रूप से जैसे प्लासी है, प्लासी के साथ में बक्सर है, सिराजुद्दौला है, सुजाउद्दौला है, मीर जाफर है, मीर कासिम है, इनकी ऐतिहासिक जानकारी भी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं पार्ट व्यापार से साम्राज्य तक। चूंकि यूरोपियन कंपनियां जो हैं, इन्होंने मुगल शासकों के आगे एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र रखा कि हमें छोटी सी थोड़ी सी जगह चाहिए भारत में व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के उद्देश्य से इन्होंने आगे बढ़ते हुए दस्तक प्रथा प्राप्त कर ली, जो चुंगी रहित व्यापार कर्म था। इसके साथ ही इन्होंने पूरे के पूरे भारतीय व्यापारिक कर्म या फिर अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया और क्षतिग्रस्त करके रख दिया। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। तो इस पार्ट का जो पहला चैप्टर है वह है मुगलों का पतन और ब्रिटिश हुकूमत का उदय। मुगलों का पतन, मुगल जो हैं इनमें सर्वप्रथम बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में औरंगजेब, हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में जो शासक बना है उसका नाम है आपके औरंगजेब। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है औरंगजेब जो बादशाह था ये कट्टर मुस्लिम शासक था, हिंदुओं के प्रति नफरत उगलता था। चूंकि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, दक्कन को जीतने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए औरंगजेब 25 वर्षों तक दक्षिण में बिजी रहा, जिसके कारण मुगल जो दरबार है ये ईरानी तुर्रानी लोगों के षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया। और एक दिन ये हुआ कि मुगलों का ये जो वंश है, मुगलों का पतन होना निश्चित हो गया था। औरंगजेब का दक्षिण में बिजी रहना ही भी इसका एक फैक्ट बताया जाता है। चूंकि ब्रिटिश हुकूमत का भारत में आगमन कैसे हुआ, तो समय बताया जाता है जहांगीर का काल। ब्रिटिश हुकूमत जो है अर्थात यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन है ये 16वीं सदी के अंदर भारत में शुरू हुआ था। उस समय शासक बताए जाते हैं आपके जहांगीर। हॉकिंस नामक अंग्रेजी अधिकारी जो यूरोपियन अधिकारी हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार के अंदर एक एप्लीकेशन अर्जी लगाई व्यापार करने के उद्देश्य से। और आगे बढ़ते हुए फर्रुख शेर ने इनको दस्तक प्रथा यानी फ्री पास दे दिया। राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो माल का व्यापार होता था, जो भी वस्तुओं का व्यापार होता था, अब अंग्रेज जो भी वस्तुएं बेचते थे या खरीदते थे, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होता था, जिसे दस्तक प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों ने औरंगजेब की नीतियों का फायदा उठाते हुए मुगल दरबार या फिर मुगल जो शासन है इसे क्षतिग्रस्त कर दिया, नुकसान पहुंचाया। साथ ही मुगलों का जो अंतिम शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है यह 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख क्या बताए जाते हैं, नेता बताए जाते हैं, लीडर बताए जाते हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति जो है यह क्यों हुई थी, इसके कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो
अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अमानुषिक अत्याचार, साथ ही आर्थिक गतिविधियां, भारतीय व्यापार या फिर घरेलू उद्योग जो हैं इन्हें नष्ट करने, किसानों के ऊपर अत्यधिक लगान लगाने और अमानुषिक अत्याचारों के कारण 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके प्रमुख नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था। बाद में जब 1857 की क्रांति असफल हुई, क्या हुई? असफल हुई, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है कैप्टन हडसन के द्वारा। गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया है? हडसन के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें निर्वासित यानी देश से बाहर ब्रह्मा रंगून जेल के अंदर इनको रखा गया, ताकि ये आंदोलनकारियों से संपर्क नहीं साध सके। तो इस प्रकार मुगलों का पतन हुआ। अब मुगलों का जब पतन हुआ तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, व्यापार से साम्राज्य तक जो पार्ट आया हुआ है आपका, इसमें दूसरा जो पॉइंट हमें बता रहा है यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से कि भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम कौन सी कंपनी भारत आई। तो इसमें सर्वप्रथम जो जिस देश के लोग भारत आए हैं व्यापार करने के लिए, उनका नाम बताया जाता है पुर्तगाली उन्हें बताया जाता है। पुर्तगाल देश है जिसकी राजधानी बताई जाती है लिस्बन। अब पुर्तगालियों की तरफ से सर्वप्रथम जो खोजी बेड़ा भारत आया है वो आया था वास्को डी गामा के नेतृत्व में। किसके? वास्को डी गामा के नेतृत्व में ये भारत आया। वास्को डी गामा जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, ये सर्वप्रथम भारत आया। जब वास्को डी गामा की खोज कामयाब हुई, भारत खोज, तो व्यापार के नए रास्ते खुल गए हैं यूरोपियन लोगों के लिए। अब यूरोपियन लोगों का आवागमन भारत में शुरू हो गया है। तो पुर्तगालियों की तरफ से सर्वप्रथम जो व्यक्ति भारत आया उसका नाम वास्को डी गामा। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन, अर्थात पुर्तगालियों के बाद में भारत कौन आए। तो पुर्तगालियों के बाद में जो व्यापारिक कंपनी भारत आई थी उसका नाम बताया जाता है डच। ये जो जाति है यह हॉलैंड के निवासी थे। किसके? हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड जैसे हॉलैंड के बारे में एक जो भौगोलिक जानकारी मिलती है कि हॉलैंड इज ए फ्लैट कंट्री विद नो हिल्स। हॉलैंड एक ऐसा देश है जहां पर एक भी पहाड़ नहीं बताया जाता है। तो दूसरी व्यापारिक कंपनी डच आई। तीसरी व्यापारिक कंपनी जो आई है भारत के अंदर, उनका नाम बताया जाता है डेनमार्क की। और चौथी व्यापारिक कंपनी जो डेनमार्क के रहने वाले थे, डेनमार्क। और चौथी व्यापारिक कंपनी जो भारत आई है उनका नाम बताया जाता है फ्रांसीसी। उन्हें फ्रांसीसियों के नाम से जाना जाता है। अब पुर्तगाली, डच, डेनमार्की और फ्रांसीसी, इन्होंने अपना जो व्यापारिक कोठियां स्थापित की हैं वो दक्षिण भारत के अंदर स्थापित की। डच जो लोग हैं इन्होंने भी दक्षिण भारत से लगाकर पूर्वी भारत तक अपनी व्यापारिक कोठियां, साथ ही फ्रांसीसी जो लोग हैं इन्होंने भारत के अंदर ज़्यादा अपना व्यापारिक हित देखा नहीं और इन्होंने पूर्वी देश जैसे आपके जो अलग से देश बताए जाते हैं कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह, वहाँ जाकर इन्होंने अपने व्यापारिक स्थल स्थापित किए हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी हुकूमत व्यापारिक कंपनी भारत में आई थी उसे ब्रिटिश के नाम से जाना जाता है। अब ब्रिटिश जो व्यापारिक कंपनी है यह 1600 ईस्वी के अंदर भारत में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में भारत आई थी। उस समय जो ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड है, इंग्लैंड में किसका शासन चलता था? तो इंग्लैंड में क्राउन यानी ताज का शासन चलता था और यहाँ की रानी एलिजाबेथ के आदेश के अनुसार यह व्यापारिक बेड़ा भारत की तरफ रवाना हुआ। अगर पूछ ले कि ये व्यापारिक कंपनी किस जहाज से भारत आई तो जहाज का नाम बताया जाता है हेक्टर।
क्या नाम बताया जाता है? हेक्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मर्चेंट इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से यह व्यापारी कंपनी भारत में अपने पैर जमाने में सक्षम हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो व्यापारी कंपनियां हैं ये भारत के अंदर आने को लायलित क्यों थी और भारत की वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए यूरोप कंट्री के जो व्यापारी हैं यह बहुत ही आतुर रहते थे। तो भारत की व्यापारिक वस्तुओं के नाम भी आपसे बच्चों पूछे जा सकते हैं। तो भारत के अंदर बनी वह कौन सी वस्तुएं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड यूरोप में थी? इन सबसे पहले हमें देखने को मिलता सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के बाद में मलमल और तीसरी वस्तु है आपके रेशमी वस्त्र। इनकी अधिकाधिक मांग हुआ करती थी यूरोप कंट्री के अंदर। इनके अलावा भारत के अंदर उत्पादित गरम मसाले जिनमें काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, चीनी दाल आदि की बड़े पैमाने पर मांग हुआ करती थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जिसमें बड़े पैमाने पर इन चीजों को वस्तुओं को खरीदा जाता था यूरोप के अंदर। अब ये व्यापारी कंपनियां कम मूल्यों में इन वस्तुओं को यहां से खरीद कर भारतीय मार्केट को डाउन करके नीचा गिरा के इन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बड़े पैमाने पर मुनाफे में इन वस्तुओं को बेचा करते थे। तो इनमें गरम मसाले, काली मिर्च, इलायची, लौंग, चाल, चीनी दाल आदि प्रमुख रूप से उत्पादित वस्तुएं बताई जाती हैं। गरम मसाले इसलिए सबसे ज्यादा यूरोप में पसंद किए जाते हैं क्योंकि यूरोपियन जो देश हैं ज्यादातर ये फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर आते हैं। शरीर का जो तापमान है उसे मेंटेन करने के लिए गरम मसाले हैं सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर खाए जाते हैं विभिन्न पकवानों के माध्यम से। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इन व्यापारिक कंपनियों के बाद में अब हम बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट इस पार्ट का अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी। कि ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम भारत में कब आई थी, भारत में किस जगह के अंदर इन्होंने एक फोर्ट यानी किला बनाया था। किला बनाने के बाद में इनकी जो व्यापारिक, इससे पहले व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की गई थी और व्यापारियों को क्या कहा जाता था ब्रिटिश हुकूमत के समय, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश की उपनिवेशिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अपनी जड़ें व्यापारिक गतिविधियों में जड़ें जमाने के बाद में ब्रिटिश लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस क्षेत्र के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यापारिक कोठी स्थापित की गई है वो बंगाल में शुरू की गई। कहाँ की गई? बंगाल में शुरू की गई थी। तो बंगाल के हुगली प्रांत में 1651 ईस्वी में यह पहला जो व्यापारिक कोठी है वह स्थापित की गई। जब व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली गई है बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो ये जो व्यापारी हैं इनको किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बंगाल के अंदर जो तत्कालीन व्यापार चलता था व्यापारियों को फैक्टर के नाम से जाना जाता था। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो व्यापारी को फैक्टर के नाम से जाना जाता था। अब अपनी पहली जो व्यापारिक गतिविधि है, इकाई है, वो बंगाल से सूत्रपात कर दी है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ब्रिटिश के लोगों के द्वारा भारत के अंदर सर्वप्रथम जो फोर्ट है वो किला है वो कहां पर बनाया गया था? तो ब्रिटिश लोगों का सर्वप्रथम जो फोर्ट है यह बनाया गया कालीकाता उर्फ कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर सर्वप्रथम अपना फोर्ट स्थापित किया गया, बनाया गया। बात कर लेते हैं कलकत्ता की ऐतिहासिक जानकारी की। तो कलकत्ता जो है यह इंडिया भारत की सर्वप्रथम राजधानी रहा है। कलकत्ता कब तक रहा? 1911 ईस्वी तक। अगर पूछ ले कलकत्ता का सबसे बड़ा जो उत्सव है, त्योहार है, वो कौन सा मनाया जाता है? तो कलकत्ता के अंदर दुर्गा पूजा का जो त्योहार है बड़े पैमाने पर बड़ी श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है। अब धीरे धीरे अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने समूचे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की जो दीवानी है वो प्राप्त कर ली। अतः ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारिक गतिविधियों पर अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार व्यापार करने के उद्देश्य से जो कंपनी भारत आई है उसने अपना बड़ा सा एम्पायर यानी साम्राज्य
खड़ा कर लिया। जब व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई और यहाँ की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को भांपते हुए यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों को अपने काबू में करने के बाद में जब यह व्यापार युद्धों का रूप लेने लगा, लोगों ने इनका विरोध किया, तो युद्ध कौन कौन से प्रसिद्ध बताए जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के अंदर, उनके बारे में अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। तो अगला पॉइंट जो अपना है वो है व्यापार से युद्धों तक। जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के जो नवाब हैं, शासक हैं, उनके बीच में जो युद्ध हुए हैं वो किस कंडीशन के आधार पर हुए हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो युद्ध अपने सामने आता है उसका नाम बताया जाता है प्लासी का युद्ध। यहाँ पर पलास के फूलों से संबंधित पहले पलासी बताया जाता, पलास बताया जाता था, लेकिन इसको बदलकर पलासी कर दिया जाता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला जो शासक हैं ये नवाब बताए जाते हैं आपके बंगाल के। कहां के? बंगाल नवाब। बंगाल के नवाब बताए जाते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने सर्वप्रथम अंग्रेजों का विरोध किया। विरोध के चलते कई सारे अंग्रेजों के ऊपर अटैक भी किए हैं और एक वो कालकोठरी की घटना का भी जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। उस सारी गतिविधियां जो हैं इनको देखते हुए जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, इसे 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कि प्लासी का युद्ध कब हुआ ये पूछा जा सकता है, तो 1757 ईस्वी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल बताया जाता है तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत का, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का जो रिजल्ट निकलता है इसमें ब्रिटिश लोग जो हैं यह विजय हो जाते हैं और सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में पूरी तरह से हार जाता है और विजय किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत जाती है तो बंगाल के ऊपर अपना क्षेत्राधिकार, क्या अधिकार? क्षेत्राधिकार, चाहे व्यापार हो, राजनीति हो, सामाजिक, हर क्षेत्र में अपना क्षेत्र स्पष्ट करने के लिए सिराजुद्दौला की जगह पर एक कठपुतली शासक को बिठाया जाता है जिसका नाम मीर जाफर। मीर जाफर को कठपुतली शासक बनाकर बिठाया जाता है, लेकिन कठपुतली शासक बने रहने के बाद में मीर जाफर के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है। जनता उनसे जो उत्तरदायी शासन की मांग करती है, जनता जागरूक होती है। जनता के द्वारा ब्रिटिश लोगों के जो अत्याचार किए जाते हैं जनता के ऊपर, उनके बारे में जनता को जवाब देने पड़ते हैं मीर जाफर को। अब जनता को जवाब देने के लिए मीर जाफर ने बगावत कर दी है ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर का जो विरोध जब अंग्रेजों के सामने आता है तो अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को पदच्युत कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। अब मीर जाफर को पद से हटाने के बाद में मीर जाफर की जगह बंगाल का जो नया नवाब बनाया जाता है इसे मीर कासिम के नाम से जाना जाता है। मीर कासिम जब नया बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम, तो नवाब बनाने के बाद में इसे भी कठपुतली के तौर पर यूज किया जाता है एज ए शासक बनने के बाद में कठपुतली शासक बनकर रह जाता है मीर कासिम। शासक बना है लेकिन इसके हाथ में किसी भी प्रकार की शक्ति कोई नहीं दी जाती थी। अब एक बार मीर कासिम के द्वारा बंगाल के कासिम बाजार को देखने की इच्छा जब रखी गई है तो अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम को वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि मीर कासिम ने अंग्रेजों से विद्रोह कर लिया और विद्रोह जब कर दिया है तो अंग्रेजों ने मीर जाफर की तरह ही कासिम को भी पदच्युत कर दिया। पदच्युत का अर्थ होता है पद से हटा दिया गया। अब मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। अब मीर कासिम को जब पद से हटाया गया तो मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, इस अगले युद्ध का नाम बताया जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध बताया जाता है
64 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर जो विजय होते हैं, जीत जाते हैं, वो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात ब्रिटिश लोग जो है इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। ब्रिटिश लोग जब जीत जाते हैं, अंग्रेज लोग जब इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं, तो मीर कासिम की जगह उन्हें एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर अनेक प्रकार की शर्तें भी थोप दी जाती हैं कि बंगाल का नवाब रहते हुए मीर जाफर को ब्रिटिश हुकूमत या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देने होंगे। इस प्रकार कठपुतली शासक बनकर रहना पड़ेगा किसको? मीर जाफर को। और ये पूरा का पूरा हर महीने 5 लाख रुपए किसके एवज में लिए जाते थे? सैन्य खर्च, सेना के खर्च के लिए। इसके अलावा ब्रिटिश लोगों के व्यापारिक खर्च और अन्य खर्चों के लिए ये 5 लाख रुपए दिए, किसको दिए जाते थे? सेना को देने पड़ते थे। लेकिन बंगाल का नवाब रहते हुए मीर जाफर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 1765 ईस्वी में। और जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तब कंपनी के द्वारा फैसला लिया जाता है कि बंगाल हो या बिहार हो, अब हर जगह कंपनी का शासन चलेगा। किसका? कंपनी का शासन। अब किसी भी प्रकार का कोई भी कठपुतली शासक नहीं बनाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद स्वयं अपने गवर्नर जनरल या फिर अपने जो पॉलिटिकल एजेंट है उनके माध्यम से पूरे भारत का जो शासन है वो मेंटेन करेंगे। और इसी कड़ी के अंदर जो अपना अगला जो पॉइंट आने वाले हैं वो बताया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के जो अपने गवर्नर जनरल पद पर रहते हुए जो इन्होंने जो धन संचय किया है, कब वो भारत आया था, किस जगह सर्वप्रथम वो भारत में आकर रुका है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस पार्ट से निकलने वाला जो इम्पोर्टेंट अगला जो पॉइंट है, उसमें बायोग्राफी बताई जाती है, थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी बताई जाती है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है जब भारत के लिए निकला था इंग्लैंड टू मद्रास, आधुनिक चेन्नई जिसे कहा जाता है, मद्रास जब वो पहुंचा गवर्नर जनरल बनकर, तब उसकी मात्र उम्र बताई जाती है 18 वर्ष। 18 वर्ष उसकी उम्र बताई जाती है। और 1763 ईस्वी तक रहते हुए वह गवर्नर जनरल पोस्ट पर 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बना। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब उसे भारत भेजा गया, तब उसे कार्य सौंपा गया भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जितने भी अधिकारी भेजे हैं 101% पूरे के पूरे जो लोग हैं वो सही नहीं निकले। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं ये करप्ट निकले, भ्रष्टाचारी निकले। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्हें भारत भेजा गया था। तो भारत में आने के बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो अपने कार्यकाल के दौरान जब भारत में रहा, और भारत में रहने के बाद में जब वो भारत से वापस रवाना हुआ है, भारत से इंग्लैंड रवानगी के समय अगर बात करें उसकी दौलत का आंकलन करें, संपूर्ण जो प्रॉपर्टी बताई जाती है, दौलत बताई जाती है जो भारत में रहते हुए उसने कमाई थी, वो बताई जाती है 4,01,102 पौंड टोटल उसकी इनकम बताई जाती है, दौलत बताई जाती है। जब कम समय के अंदर उसने इतना सारा पैसा कमा लिया, तब जाकर रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला उठा, जांच बैठी, और जांच से बचने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसी कंडीशन भी व्यापार से साम्राज्य तक सामने हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगला जो अपना पार्ट 2 है व्यापार से साम्राज्य तक, उसमें हम लॉर्ड वेलेस्ली की 60 संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, हमने इस पार्ट व्यापार से साम्राज्य तक भाग 1 में ब्रिटिश उपनिवेशिक जो कंपनियां भारत में आई हैं, इनकी सविस्तार जानकारी, व्यापारिक कंपनी के द्वारा व्यापारिक जो वस्तुएं हैं जिनको तवज्जो दी गई थी उनके बारे में, साथ ही जो प्रमुख रूप से युद्ध हैं जिनमें
प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है आदि के बारे में संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी ली। धन्यवाद।